आज की इस गहरी छानबीन में एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो शायद हमारे बचपन की किताबों से बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब है, मकसद यही है कि डायनासोर के बारे में जो पुरानी और गलत धारणाएं दिमाग में बैठी हुई हैं, उन्हें तोड़ा जाए। इस पूरे विषय को समझने के लिए विकिपीडिया और कई एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च नोट्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि एक साफ तस्वीर सामने आए। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जो खोजें हुई हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस फील्ड को बदल कर रख दिया है। हमारी मिशन यही है कि सुनने वालों को बताया जाए कि डायनासोर सिर्फ सिर्फ सुस्त और भद्दे जानवर नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो बेहद चुस्त थे, सामाजिक थे, और सबसे हैरान अंगेज बात तो ये है कि वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। अगर मैं अपना नजरिया बताऊं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने पूरी जिंदगी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट बफरिंग वाली वीडियो देखी हो और अचानक उसे 4K एक्शन मूवी दिखा दी जाए। दिमाग घूम जाता है। एकदम सही एनालॉजी है। यहाँ सबसे हैरान अंगेज बात यह है कि इंसानों ने शुरुआत में इन्हें कितना गलत समझा। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो चीन में सदियों से जमीन से निकलने वाली इन विशालकाय हड्डियों को ड्रैगन बोन्स माना जाता था। अच्छा, ड्रैगन की हड्डियां? हाँ, मतलब उन्हें लगता था कि ये जादुई ड्रैगन्स हैं और उनकी हड्डियां पीसकर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाई जाती थी। उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो धरती के सबसे प्राचीन शासकों को दवाई के रूप में खा रहे हैं। ओह वाओ! मतलब दवा समझकर खा गए। पर चलिए, वो तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हो गई। साइंस ने भी तो शुरुआत में गलतियां की थी ना, जैसे वो इंग्लैंड वाली घटना। हाँ, 1676 की बात है। इंग्लैंड के रॉबर्ट प्लॉट नाम के एक प्रोफेसर को एक बहुत ही बड़ी हड्डी मिली। आज हम जानते हैं कि वो एक मेगालोसॉरस की हड्डी थी, पर उन्होंने सोचा कि ये किसी विशालकाय इंसान यानी एक जायंट की हड्डी है। अरे! इंसान की हड्डी? मतलब उन्हें एक्सटिंक्शन यानी प्रजातियों के लुप्त होने का आइडिया ही नहीं था उस वक्त? बिल्कुल नहीं। उस वक्त विज्ञान में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि कोई जीव हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। इसे ठीक होने में काफी वक्त लगा। फिर 1842 में सर रिचर्ड ओवन आए। उन्होंने डायनासोर शब्द बनाया। ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है डरावना या भयानक छिपकली, यानी टेरिबल लिजर्ड। पर वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। वो छिपकली शब्द जुड़ने से सबने उन्हें आम छिपकलियों की तरह ठंडे खून वाले यानी कोल्ड ब्लडेड और सुस्त जीव मान लिया। ये तो वही बात हुई कि किसी नई स्पोर्ट्स कार के इंजन को एक पुराने ट्रैक्टर से कंपेयर कर दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों के 4 पहिए हैं। सही कहा। लोगों को लगा कि ये बस मिट्टी और दलदल में घसीट घसीट कर चलते होंगे। पर 1960 के दशक में ये सब बदल गया। इसे डायनासोर रेनेसांस कहा गया। अच्छा, एक नई क्रांति आई उस फील्ड में। हाँ, जॉन ऑस्ट्रम और रॉबर्ट बैकर जैसे साइंटिस्ट ने जब फॉसिल्स को ध्यान से देखा तो उन्होंने साबित किया कि ये सुस्त नहीं थे। ऑस्ट्रम ने डायनोनिकस की खोज की थी। उसके पैरों में हसियाना यानी सिकल के आकार का पंजा था और पूंछ एकदम सीधी थी। ये साफ था कि वो एक बेहद तेजी से शिकार करने वाला, उच्च मेटाबॉलिज्म रखने वाला वार्म ब्लडेड जानवर था। तो आखिर इतने सालों तक साइंटिस्ट को लगता क्यों था कि ये जानवर सुस्त थे? मतलब एविडेंस तो सामने ही था। क्योंकि उन्होंने सिर्फ आम इग्वानास को देखकर उनका आकार बड़ा कर लिया था दिमाग में, पर एनाटॉमी में एक बुनियादी फर्क था, उनके पैरों की बनावट। हाँ, और यहाँ से हमारा अगला सेक्शन शुरू होता है, पैरों की बनावट और उनके विशाल आकार का रहस्य। क्योंकि अगर वो चुस्त थे तो उनका शरीर आम रेप्टाइल से अलग होना ही चाहिए। बिल्कुल। अगर आम छिपकली को देखें तो उसके पैर शरीर के बाहर की तरफ फैले होते हैं। इसे स्प्रॉलिंग स्टैंस कहते हैं। पर डायनासोर्स के पैर उनके शरीर के ठीक नीचे बिल्कुल सीधे होते थे, इरेक्ट स्टैंस। मतलब जैसे कुत्तों या घोड़ों के पैर होते हैं, एकदम सीधे खंबे की तरह। एकदम वैसे ही। और इस छोटी सी तब्दीली ने उन्हें बायोमैकेनिकल तौर पर बहुत बड़ा फायदा दिया। एक छिपकली जब तेजी से भागती है तो उसका शरीर एस के आकार में झूलता है। इसे कैरियर्स कंस्ट्रेंट कहते हैं। वो एक ही वक्त में भाग और सांस दोनों नहीं ले सकती। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई पुशअप वाली हालत में हो और स्प्रिंट करने की कोशिश करे, थोड़ी देर में सांस फूल ही जाएगी, है ना? सही पकड़ा। पर क्योंकि डायनासोर्स के पैर सीधे शरीर के नीचे थे, उनके फेफड़े आराम से फूल और पिचक सकते थे भागते वक्त। वो लगातार सांस ले सकते थे और अपने भारी वजन को उठाने में कम एनर्जी खर्च करते थे। उस एनर्जी के बचाव ने उन्हें इतना विशाल होने की छूट दी। और विशाल से याद आया, सौरोपॉड्स को कैसे भूल सकते हैं, जैसे पैटोगोटाइटन या ब्रुहातकायोसोरस।
स्रोत बताते हैं कि इनका वजन लगभग 1,70,000 किलोग्राम तक हो सकता था। रुकिए, 1,70,000 किलो। हाँ, ये सबसे बड़े जमीनी जानवर थे जो इस धरती पर कभी चले। पर इतना बड़ा शरीर बनाने के लिए तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी ना। और उस वक्त घास भी नहीं थी, वो बस कम पोषण वाले पेड़ों की पत्तियां खाते थे। तो इतने बड़े आखिर हुए कैसे? यहाँ सबसे हैरानतेंगेज बात उनका पाचन तंत्र है। एक्सपर्ट बायोलॉजी के मुताबिक उनका बड़ा आकार उनका सबसे बड़ा डाइटरी एडवांटेज था। उनका पेट एक विशाल फर्मेंटेशन टैंक की तरह काम करता था। वो पत्ते बिन चबाए निगल लेते थे और हफ्तों तक पेट में उन्हें बैक्टीरिया धीरे धीरे तोड़कर पोषण निकालते थे। और इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा है, जाइगंथोथर्मी। ये वर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, पर इसको समझना आसान है। अगर हम गैस पर रखे एक बड़े सूप के बर्तन की तुलना एक छोटे टी कप से करें, तो टी कप जल्दी ठंडा हो जाता है, पर बड़ा बर्तन घंटों गर्म रहता है। इसका मतलब उन्हें अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए अपनी एनर्जी जलानी नहीं पड़ती थी। सही बात है। बड़ा आकार खुद में एक ब्लैंकेट का काम करता था। लेकिन यहाँ कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि डायनासोर मतलब विशाल जानवर, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इस ग्रुप का सबसे छोटा जानवर आज भी जिंदा है, और वो है बी हमिंगबर्ड। ओह वाओ! बी हमिंगबर्ड। उसका वजन तो स्रोत के हिसाब से सिर्फ 1.8 ग्राम है। हाँ, सोच लीजिए, एक तरफ 1,70,000 किलो का सौरोपॉड और दूसरी तरफ 2 ग्राम से भी कम की हमिंगबर्ड। दोनों एक ही फैमिली ट्री से हैं। ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। पर जब हम इतने अलग-अलग आकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक सवाल हमेशा आता है दिमाग में। हड्डियां तो मिल गईं, पर वो असल में दिखते कैसे थे? उनके रंग क्या थे? एकदम नई रिसर्च ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। कुछ दशकों पहले तक लगता था चमड़ी और रंग का कभी पता नहीं चलेगा, पर चीन के जेहोल बियोटा जैसी जगहों पर जो फॉसिल्स मिले, उन्होंने कहानी बदल दी। वहां फॉसिल्स में पंखों यानी फेदर्स के बिल्कुल साफ निशान मिले। पंख? मतलब सिर्फ आर्कियोप्टेरिक्स जैसे अर्ली बर्ड्स नहीं, बल्कि दूसरे डायनासोर्स में भी? बिल्कुल, बहुत से थेरोपोड डायनासोर्स पंखों से ढके हुए थे। लेकिन विज्ञान सिर्फ यहाँ नहीं रुका। उन्होंने इन फॉसिल्स में मेलानोसोम्स की खोज की। ये पिगमेंट सेल्स होते हैं जो रंग जमा करते हैं। रुकिए, तो क्या पत्थर बन चुके फॉसिल्स में रंग के सेल्स थे? हाँ, और उनका आकार फ्रीज हो चुका था। साइंटिस्ट ने देखा कि लंबे और सिलिंड्रिकल मेलानोसोम्स काले या भूरे रंग बनाते हैं, जबकि गोल आकार वाले लाल या पीले। तो उन्होंने बस आकार देखा और पेंट बाय नंबर्स की तरह रंग भर दिए। इस तरह सिनोसॉरोप्टेरिक्स जैसे डायनासोर का असली रंग पता चला कि वो नारंगी और सफेद रंग का था। कमाल है। मतलब 3D मॉडलिंग, और वो भी असली रंगों के साथ। पर जब असली चीजों की बात चली रही है, तो 2005 में मैरी श्वेइत्सन नाम की साइंटिस्ट की उस खोज का जिक्र करना जरूरी है, जिससे दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। ओह हाँ, मेरी श्वेइत्सर का चमत्कार। उन्हें अमेरिका में टी रेक्स की एक विशाल थाई बोन मिली थी, जो इतनी भारी थी कि हेलीकॉप्टर में नहीं आ रही थी। मजबूरी में उन्हें हड्डी बीच से तोड़नी पड़ी। और उसी टूटी हुई हड्डी ने सारी टेक्स्ट बुक्स गलत साबित कर दी। स्रोतों में लिखा है कि लेबोरेटरी में जब उसको टेस्ट किया गया, तो उन्हें पत्थर नहीं, बल्कि नरम लचीले टिश्यूज मिले, ब्लड वेसल्स और कोलाजन प्रोटीन्स। यहाँ सबसे हैरानतंगेज बात यह है कि जो चीज लाखों सालों में पत्थर बन जानी चाहिए थी, वो वहां वैसी की वैसी बची हुई थी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर ब्लड वेसल्स मिल गए हैं, तो क्या सच में जुरासिक पार्क जैसा कुछ हो सकता है? क्या डीएनए निकालकर क्लोन किया जा सकता है? ये सवाल सबके दिमाग में आता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि डीएनए प्रिजर्वेशन अभी भी डाउटफुल और फ्रैगमेंट्री है। डीएनए बहुत फ्रेजाइल होता है और लाखों सालों में टूट जाता है। लेकिन फिर भी कोलाजन और प्रोटीन्स का मिलना अपने आप में किसी मैजिक से कम नहीं है। हम अब उनकी सिर्फ हड्डियां नहीं, उनकी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये पूरा एक नया नजरिया है। हड्डियों और आकार की बात हो गई, कलर्स और टिश्यूज की भी, पर सोचिए कि वो आपस में बात कैसे करते होंगे, उनका परिवार कैसा था। ये इमेज तो और भी अलग निकल कर आती है। हमने तो फिल्मों में उन्हें अकेले घूमते खूंखार जानवर की तरह देखा है। वो पूरी तरह से मिथ है। डायनासोर अकेले घूमने वाले खूंखार जानवर नहीं थे। वो झुंड में यानी हर्ड्स में चलते थे। बेल्जियम में एक जगह है जहां 31 आइग्वानाडॉन के एक साथ मरने के सबूत मिले हैं। आइग्वानाडॉन एक साथ ही रह रहे थे जब किसी आफत में मारे गए। और परिवार की तो बात ही मत पूछिए। मेसासॉरस डायनासोर, जिसका मतलब ही गुड मदर लिजर्ड है, उसके ऐसे घोंसले मिले हैं जो साबित करते हैं कि वो अपने बच्चों की देखभाल करते थे।
बच्चों की हड्डियां कार्टिलेज की थीं शुरुआत में, जिसका मतलब वो खुद चल नहीं सकते थे। बिल्कुल। इन सबूतों से पता चलता है कि पेरेंटल केयर बहुत एडवांस थी और जहां झुंड और परिवार हो वहां कम्युनिकेशन यानी संचार भी होगा ही। हाल ही में पेनाकोसॉरस नाम के एक आमर वाले डायनासोर में लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स मिला है। तो क्या वो वैसी दहाड़ निकालते थे जैसे हॉलीवुड फिल्मों में टीरेक्स पर्दे फाड़ देने वाली आवाज निकालता है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें और आज के पक्षियों या मगरमच्छों से तुलना करें तो पता चलता है कि कुछ बड़े डायनासोर्स शायद शेर की तरह दहाड़ते ही नहीं थे, बल्कि मुंह बंद रखकर कबूतर या मुर्गों की तरह गहरी कूइंग या बूमिंग आवाजें निकालते थे। क्लोज्ड माउथ वोकलाइजेशन। बाप रे, सोचने पर ध्यान आता है कि एक बड़ा सा टीरेक्स अंधेरे में मुंह बंद किए हुए ऐसी वाइब्रेटिंग आवाज निकाल रहा हो जो जमीन को हिला दे। ये तो फिल्मों से भी ज्यादा डरावना और रियल लगता है। इसके अलावा उनके सींग और फ्रिल्स भी तो कम्युनिकेशन का हिस्सा थे ना। हाँ, वो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि डिस्प्ले और संचार के लिए थे, दूसरे जानवरों को वार्निंग देने या अट्रैक्ट करने के लिए। एक इतनी सफल, रंग बिरंगी और सामाजिक प्रजाति आखिर इस धरती से गायब कैसे हो गई? यह सवाल ये होना चाहिए कि क्या वो वाकई गायब हुई है? ये इशारा केपीजी एक्सटिंक्शन इवेंट की तरफ है, जो लगभग 66 मिलियन साल पहले हुआ था। एक भयानक अंत। स्रोत दो बड़े कारण बताते हैं। पहला है मेक्सिको के युकटान पेनिनसुला में गिरा चिक्सलुब एस्ट्रॉयड। और दूसरा कारण जो डिबेट में रहता है, वो है भारत में डेक्कन ट्रैप्स का भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट। ये दोनों आफतें लगभग एक ही वक्त पर आईं। साइंटिफिक सोर्स किसी एक को विजयी नहीं बताते, बल्कि ज्यादा एविडेंस इस बात पर है कि ये एक कॉम्बिनेशन पंच था जिसने सब तबाह कर दिया। और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण रुक गया। अब जब पौधे नहीं बचे तो पत्ते खाने वाले डायनासोर्स और उनको खाने वाले कार्निवोरस डायनासोर्स खत्म हो गए। एक चेन रिएक्शन थी। लेकिन इस आग और धुएं के बीच कुछ बचे रहे, एवियन डायनासोर्स, यानी आज के पक्षी। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। वो आखिर बचे कैसे इतने बुरे माहौल में? वो इसलिए बचे क्योंकि शायद उनकी सीड ईटिंग यानी बीज खाने की आदत थी। जब पत्ते खत्म हो गए तब मिट्टी में दबे हुए बीज बचे थे। इन छोटे आकार के एवियन डायनासोर्स ने उन्हें खाया और जिंदा रहे। उन्हें बड़े जानवरों जैसी बहुत ज्यादा फूड एनर्जी नहीं चाहिए थी। इस गहरी छानबीन को समेटते हुए ये तो साफ है कि इस जानकारी ने दिमाग के सारे जाले साफ कर दिए हैं। डायनासोर्स आलसी या पिछड़ी हुई प्रजाति नहीं थे। इन्होंने 160 मिलियन साल तक इस धरती पर राज किया। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा अस्तित्व तो कुछ लाख सालों का ही है। बेशक, उनकी कहानी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, एक्सटिंक्शन फेलियर नहीं। और अंत में एक बिल्कुल नया और चौंकाने वाला विचार छोड़ते हैं सुनने वालों के दिमाग में। ये विचार नए स्रोतों पर आधारित है। न्यू मैक्सिको में एक हेड्रोसोर डायनासोर की हड्डी एक ऐसी जगह मिली है जो एस्ट्रॉयड गिरने के 5 लाख साल बाद की है, यानी पेलियोसीन इपॉक की। ये साइंटिफिक बहस का एक बहुत ही गर्म मुद्दा है। बहुत से मेनस्ट्रीम साइंटिस्ट का तर्क है कि ये एक रीवर्क्ड फॉसिल है, मतलब मिट्टी के कटाव से पुरानी हड्डी नई मिट्टी में आ गई होगी। अगर उस चर्चित बहस का दूसरा पहलू सच हो, क्या ये मुमकिन है कि उस भयानक महाविनाश के बावजूद कुछ नॉन एवियन डायनासोर्स उस कयामत से बच निकले थे और लाखों सालों तक नए पैदा हुए मैमल्स के साथ इस धरती पर चलते रहे? इस चौंकाने वाले ख्याल के साथ चर्चा यहाँ खत्म करते हैं।